चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, लगभग 3,500 साल पीछे, एक ऐसे दौर में जिसने आज के भारत की नींव रखी, वैदिक युग। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है जिसने हमारी संस्कृति, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारी सोच को भी एक शक्ल दी है। आइए इस सभ्यता के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपनी सबसे पवित्र और विशाल नदी के किनारे फल फूल रही हो, और फिर अचानक वो नदी जैसे हवा में गायब हो जाए। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को नदियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जीवन देने वाली नदी गई कहाँ? ये इस युग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और देखिए, कहानी सिर्फ नदी पर ही खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सवाल है, इस युग के लोग कौन थे, कहां से आए थे? इस पर आज भी इतिहासकारों में जबरदस्त बहस होती है। क्या वो मध्य एशिया से आए थे, या फिर इसी धरती के मूल निवासी थे, या फिर हो सकता है कि सच इन दोनों के बीच में कहीं हो? तो फिर इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारे पास सुराग कहाँ से आते हैं? जवाब छिपा है कुछ बहुत ही पवित्र ग्रंथों में, जिन्हें हम सब वेद के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ धर्म की किताबें नहीं हैं, बल्कि उस प्राचीन दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह हैं। वेद शब्द को ही ले लीजिए। ये संस्कृत के विद शब्द से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना, ज्ञान, और सही मायनों में यही इन ग्रंथों का सार है। ये सिर्फ भजन या पूजा पाठ नहीं, बल्कि उस समय के समाज, उनकी सोच और उनके जीने के तरीके को समझने के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा, तो ये ज्ञान मुख्य रूप से 4 ग्रंथों में बटा हुआ है। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। फिर है सामवेद, जिसमें उन्हीं भजनों को सुर और संगीत दिया गया है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि यज्ञ और अनुष्ठान कैसे किए जाते हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जो उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, जिसमें जादू, टोने और इलाज के मंत्र हैं। तो चलिए सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद को अपनी गाइड बनाते हैं और शुरुआती वैदिक काल की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो रुकी हुई नहीं थी, बल्कि हमेशा चलती रहती थी, हमेशा गतिशील थी। ये लोग सप्त सिंधु नाम की जगह पे रहते थे, मतलब 7 नदियों की धरती। ये आज के पंजाब और उसके आसपास का इलाका था, जहां सिंधु और सरस्वती जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं। आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी इन नदियों के ही इर्द गिर्द घूमती थी। उस समय का समाज आज से बहुत अलग था। ज्यादातर लोग पशु पालते थे, और जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थीं, वो उतना ही अमीर माना जाता था। वे जन नाम के कबीलों में रहते थे, और उनका जो राजा होता था वो कोई महल में रहने वाला सम्राट नहीं था, बल्कि कबीले का एक लीडर था, जिसे सभा और समिति जैसी पंचायतों के साथ मिलकर ही फैसले लेने पड़ते थे। और उस समाज की सोच को समझने के लिए ऋग्वेद का एक श्लोक ही काफी है। ये कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। सोचिए, एक ही परिवार में कितने अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि उस दौर में किसी का काम जन्म से तय नहीं होता था, बल्कि उसकी काबिलियत से होता था। मतलब समाज में कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा चुन सकता था। वो कठोर जाति व्यवस्था जिसके बारे में हम आज जानते हैं, तब थी ही नहीं। और एक और हैरान करने वाली बात थी महिलाओं की स्थिति। उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता था। वो पढ़ लिख सकती थीं और धार्मिक कामों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लेती थीं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो बाद के समय से बिल्कुल अलग दिखती है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम उत्तर वैदिक काल में पहुंच रहे हैं, जो वैदिक सभ्यता के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का समय था। लोग अब सप्त सिंधु के इलाके से पूरब की ओर, यानी गंगा के हरे भरे मैदानों की तरफ बढ़ने लगे थे। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। इसे ऐसे समझिए, जहां पहले लोग पशु पालते थे, अब वो एक जगह बसकर खेती करने लगे। जहां पहले कबीले की पंचायतें फैसले लेती थी, अब वहां बड़े बड़े राजा होने लगे, जिनका राज उनके बेटों को मिलता था। और जो समाज पहले काफी खुला हुआ था, वो अब एक कठोर वर्ण व्यवस्था में बंध गया। राजनीति में तो सब कुछ ही बदल गया। अब जो राजा था वो पहले की तरह सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि एक ताकतवर शासक बन गया। सभा और समिति जैसी संस्थाओं की ताकत कम हो गई, और अब लोग अपनी मर्जी से राजा को तोहफे नहीं देते थे, बल्कि उन्हें बाकायदा टैक्स देना पड़ता था। समाज का ढांचा भी आप कह सकते हैं कि पत्थर की तरह सख्त हो गया। वर्ण व्यवस्था अब काम पर नहीं, बल्कि जन्म पर आधारित हो गई। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई।
उन्हें अब सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाने लगा। और इसी समय गोत्र का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसने शादी ब्याह के नियमों को बहुत सख्त बना दिया। इस पूरे बदलाव के पीछे दो बड़ी वजहें थीं, लोहा और खेती। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और लोहे के हल से खेती में क्रांति आ गई। इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई, व्यापार बढ़ा और लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी बदल गई। अब प्रकृति की पूजा की जगह बड़े बड़े यज्ञों और प्रजापति जैसे नए देवताओं ने ले ली। तो इन सब बदलावों का आखिर नतीजा क्या निकला? वैदिक युग में जो कुछ भी हुआ उसने आने वाली भारतीय सभ्यताओं के लिए एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। वेद आज भी हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथ हैं। वर्ण व्यवस्था ने ही आगे चलकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। जनपद के विचार से ही भारत में पहले राज्य बने और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे फलसफे भी हमें इसी युग से मिले। यहाँ तक कि यज्ञ की वेदियों को बनाने के नियमों से ही भारत में ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की शुरुआत हुई। अच्छा, और हमारे उन शुरुआती रहस्यों का क्या? तो देखिए, ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि वो महान सरस्वती नदी कोई और नहीं बल्कि आज की घग्घर हकरा नदी ही है। लेकिन हाँ, वैदिक लोग कहाँ से आए थे, इस पर बहस आज भी जारी है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी एक बंद किताब नहीं होता। तो आखिर में बस एक सवाल, ये कैसे मुमकिन है कि एक 3000 साल पुराना ब्लूप्रिंट, एक प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ खाका आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को लगातार प्रभावित कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।